नाउ अपन ने अभी तक क्या क्या चैप्टर पढ़ा है कि सर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि सर बनता कैसा है कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल। दूसरा जस्ट जस्ट अ सेकेंड प्लीज। हाँ जी सॉरी। पहला है अपना फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेकेंड चैप्टर है अपना कंडीशंस एंड वारंटीज। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे से कर लिया अपन ने। तीसरा चैप्टर है अपना ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, चौथा चैप्टर है अपना अनपेड सेलर, और इसको करने के साथ में ही कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सर अनपेड सेलर कौन होता है? कि सर माल वाल सब बेच दिया, दे दिया, अभी भी मेरे पास में ही है, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, क्या क्या नहीं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सर अनपेड सेलर वो होता है जिसको कि होल प्राइस ऑफ द गुड्स हैज नॉट बीन पेड। होल प्राइस, प्राइस ऑफ द गुड्स हैज नॉट बीन पेड नहीं लिख रहा हूं मैं, whole price of the goods has not been paid to the unpaid seller। ठीक है सर? ओके सर, कैसे? कि सर मान लो सेलर ने बायर को 1 लाख रुपए का माल बेचा, सर इसको बायर ने 50,000 रुपीज दिए हैं, 50,000 अभी भी देने बाकी हैं, तो क्या होल प्राइस मिली? नहीं सर। तो क्या सेलर कैसा है? कि सर अनपेड सेलर। कि सर सेलर ने बायर को 1 लाख रुपए का माल बेचा, बा सर कितना रुपया दिया? कि सर कुछ भी नहीं दिया, तो क्या होल प्राइस मिली? नहीं सर। तो क्या है? अनपेड सेलर। ठीक है सर। तो चाहे जीरो, चाहे 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100% जब तक नहीं मिला है ना, तब तक वो सेलर कैसा है? कि सर अनपेड सेलर है। सर दूसरा, कि सर इसके अलावा यदि पेमेंट कोई दूसरे ऑल्टरनेटिव वे में किया है, जैसे कि कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किया है, जैसे कि चेक वगैरह हो गया या कोई और तरीके से, और वो चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, तो ये नहीं बोला जा सकता कि सेलर तो पेड सेलर है। अरे नहीं भाई, जब चेक डिसऑनर हो गया तो वो सेलर कैसा हो गया? अगेन ही विल बी एन अनपेड सेलर। ठीक है, तो अनपेड सेलर, ये दोनों चीजों से मिला के डेफिनेशन बनेगी। तो सर फिर अनपेड सेलर हो गया, यदि सेलर अनपेड सेलर हो गया तो अनपेड सेलर के क्या राइट्स होते हैं? कि सर अनपेड सेलर के होते हैं राइट्स अगेंस्ट द गुड्स एंड राइट्स अगेंस्ट द बायर। गुड्स के खिलाफ भी राइट्स होते हैं और बायर के खिलाफ भी राइट्स होते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी इस फ्लो में अपने को पढ़ना रहेगा। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अनपेड सेलर कौन पढ़ेगा भाई? दक्ष अग्रवाल आप पढ़ेंगे हमारे लिए? Yes, sir. Yes, sir. According to subsection 1 of Section 45 of Sale of Goods Act 1930, unpaid seller is one of the whom full price of uh, full price of goods sold has not been paid. Thus, seller is deemed to be unpaid seller when first, whole price has not been paid or tendered. Second, a bill of exchange or other negotiable instrument was given as payment but same is dishonored. ठीक है, तो होल प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज गिवन। कोई भी दूसरा भी चेक या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर जो भी दिया था, प्रॉमिसरी नोट वो दिया, लेकिन बट द सेम वाज डिसऑनर्ड, तो फिर वो अनपेड सेलर। तो whom the whole price has not been paid के बाद में एक वर्ड और लिखा है, और टेंडर्ड। सर मैं पैसे देने को तैयार था आपको, ठीक है, लेकिन आप उस दिन शहर से बाहर थे, तो फिर मैं आपको टेंडर ही कर सकता हूँ ना सर, आई एम ऑफरिंग यू टू पे। अच्छा भाई बाद में ले लूंगा मैं। तो टेंडर कई बार ये भी होता है कि अपन होल प्राइस टेंडर भी करने वाली सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, सो टू whom द होल प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर, a bill of exchange or other negotiable instrument was given as payment but the same is dishonored। ठीक है, सेम एग्जांपल सेम ही है।
एक्स ने वाई को 5,000 रुपए का माल बेचा, वाई ने 4,000 का दिया, लेकिन 1,000 देना रह गया, तो एक्स को भी अनपेड सेलर माना जा सकता है। कि सर अनपेड सेलर के राइट्स किसके अगेंस्ट होते हैं? राइट अगेंस्ट द गुड्स एंड राइट्स अगेंस्ट द बायर। अब राइट्स अगेंस्ट द गुड्स की बात करूं मैं, तो फर्दर सब कैटेगराइजेशन आएगा। इसको ऐसे चार्ट जैसे अपने उसमें बना लेना, अनपेड सेलर्स राइट्स अगेंस्ट गुड्स एंड राइट्स अगेंस्ट बायर। ठीक है, राइट्स अगेंस्ट द गुड्स व्हेन द ओनरशिप या प्रॉपर्टी इन गुड्स has passed to the buyer, and rights against the goods when the property in goods has not passed to the buyer। ठीक है, दो तरीके से पढ़ने रहेंगे इन राइट्स को। सर कॉमन ही है, इसमें भी जो देखोगे ना वो इधर भी देख लोगे। ठीक है, काफी कुछ, एक आध कोई सेपरेट होगा तो होगा। ठीक है, सो प्रॉपर्टी इन गुड्स या ओनरशिप इन गुड्स जब बायर के पास में चली जाती है, तब गुड्स के खिलाफ क्या क्या राइट होते हैं, और जब प्रॉपर्टी इन गुड्स बायर के पास में नहीं जाती है, तब गुड्स के खिलाफ क्या क्या राइट्स होते हैं। ये दो एंगल से पढ़ना है, व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज पास टू द बायर एंड व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर। देख लो, एक में 3 है, दूसरे में 4 है, उस 4 में से 3 तो ऊपर वाले ही हैं। ठीक है, तो 3 तो ऊपर वाले ही मिलेंगे आपको। तो क्या क्या है दोनों में ही? एक में तो है राइट ऑफ लियन, दूसरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ रीसेल। कैसे? लियन का राइट इधर भी है, इधर भी है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट इधर भी है, इधर भी है। राइट ऑफ रीसेल जो है वो इधर भी है और इधर भी है। और चौथा जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है राइट ऑफ विद होल्डिंग द डिलीवरी। जब पढ़ाने जाऊंगा ना तो कोई डिफरेंस निकलेगा ही नहीं, इनफैक्ट कुछ डिफरेंस है ही नहीं। राइट ऑफ विद होल्डिंग, विद होल्डिंग द डिलीवरी, इट इज जस्ट लाइक द राइट ऑफ लियन। ठीक है, इसलिए कोई विशेष फर्क है ही नहीं, बस लिखने का पॉइंट है ये, ऐसा समझ लेना। ठीक है, तो सर याद रखने में हमारी मेहनत कम हो रही है। जो 3 पॉइंट्स हैं वो तो 3 इधर भी, एक एक्स्ट्रा ये राइट ऑफ विद होल्डिंग द डिलीवरी। आइए पहले राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ रीसेल समझते हैं अपन। देखो, राइट ऑफ लियन अपन इतनी बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, लियन का राइट किससे एसोसिएटेड होता है? विद द फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स, विद द फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स। ठीक है, सेलर ने बायर को माल की ओनरशिप दे दी, चाहे ओनरशिप नहीं दी, दोनों केसेस एक साथ डिस्कस कर रहा हूं मैं। माल की ओनरशिप बायर को पास हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? सर यदि उन गुड्स का फिजिकल पोजीशन अभी तक सेलर के पास में ही है, और अभी तक सेलर कैसा है? अनपेड सेलर है, यानी कि उसको पूरा पैसा नहीं मिला है, तो क्या वो अपना राइट टू लियन यानी कि उन गुड्स का फिजिकल पोजीशन अपने पास रखने का तब तक बोल सकता है जब तक कि पूरा पेमेंट नहीं हो जाए? हाँ सर, बोल सकता है, जब तक कि पूरा पेमेंट नहीं हो जाए। तो यदि चाहे गुड्स की ओनरशिप सेलर से बाहर के पास में जा चुकी है चाहे नहीं गई है, सर यदि गुड्स का पोजीशन अभी तक किसी भी कारणवश सेलर के पास में है, इन वॉट एवर कैपेसिटी, इन द कैपेसिटी ऑफ अ बेली, इसने कहा मैं माल 2-4 दिन बाद ले जाऊंगा, थोड़ा मेरे को और परचेसिंग करनी है आसपास के एरिया से, किसी भी कैपेसिटी में इसके पास में है, क्या ये राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है उस पर? सर बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, कि मुझे पेमेंट दो और अपना माल छुड़ा लो भैया। ठीक है, तो राइट ऑफ लियन, ओके। यस सर, फिजिकल पोजेशन अपने पास में तब तक दबा के रखूंगा, नहीं दूंगा जब तक कि आप मेरे को उसका फुल एंड फाइनल पेमेंट करके अनपेड सेलर से सेलर नहीं बना देते। ठीक है सर, पेड सेलर नहीं बना देते। सेकंड आता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। आओ समझते हैं, थोड़ा सा ज्यादा समझने का है इसमें। क्या होता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट? उसके लिए पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? उसके लिए सर पहले आपको ट्रांजिट समझना पड़ेगा, या कि सर माल ट्रांजिट में है। कौन बताएगा ट्रांजिट का क्या मतलब होता है? अपनी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग या जनरल नॉलेज से बताओ, जनरल अंडरस्टैंडिंग या जनरल नॉलेज से बताओ। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज।
हाँ, हेलो। आई एम सॉरी, आज कंटिन्यूस कॉल आ रहे हैं। तो सर, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में ट्रांजिट क्या होता है बेटा? एक तो अपना वीडियो ऑन करो और मुझे बताओ कि ट्रांजिट से क्या समझते हो, क्या मतलब है? केवल एक जने ने हाथ उठाया और किसी ने नहीं उठाया। ट्राई तो करो यार। हाँ दक्ष, बता क्या होता है। तो ट्रांजिट वो ट्रांसपोर्टेशन से एसोसिएटेड है, मोस्टली कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन में, कि एक गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है यानी कि मैंने ट्रक में चढ़ा दिया, ट्रक सिटी ए से सिटी बी जा रहा है, तो मैं उसको ट्रांजिट मानूंगा, यही बोल रहा है? हाँ सर। थोड़ा और सोचो, ट्रांजिट से क्या मतलब होता है ये मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ तुमसे, क्योंकि यहाँ पर फर्क आता है। दक्ष, तूने तो मेरे से पढ़ा हुआ होगा। तो सर जनरल पार्लांस में तो यही होता है ट्रांजिट का मतलब। हम्म जनरल हाँ सर। पार्लेंस में ही समझ में आता है नहीं? देखो, मैं इसीलिए आपको बताता हूँ। देखो, ट्रांजिट का मतलब अपन समझते हैं कि माल मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। माल मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, नहीं। ट्रांजिट का ये मतलब नहीं होता है। ट्रांजिट का मतलब होता है कि जब सेलर ने, मान लो ये ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, मुंबई पुणे ट्रांसपोर्ट सर्विस करके एक है ना, ट्रांसपोर्टर है, मुंबई पुणे ट्रांसपोर्ट सर्विस। मुंबई पुणे ट्रांसपोर्ट सर्विस का एक ट्रांसपोर्टर है, ठीक है सर। अब उसका एक ऑफिस है मुंबई में, दूसरा ऑफिस है पुणे में। आपने जब ले जाके माल को मुंबई ऑफिस में पुणे भेजने के लिए डिपॉजिट करा दिया, तो ट्रांजिट वहीं से चालू हो गया, भले ही गुड्स फिजिकली मूव नहीं कर रहे हैं। वो जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जब यहाँ पर आ गए, भले ही वो ट्रक में या प्लेन में या किसी भी चीज में फिजिकली मूव नहीं कर रहे, तो भी यहां से ट्रांजिट चालू हो गया। अब माल ट्रक में लोड हुआ, ट्रक से एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहा है, तो ट्रांजिट तो वैसे भी चालू हो ही चुका है, ट्रांजिट में है। माल पुणे ऑफिस में यहां पर आके, यहां पर अभी तक उसी मुंबई पुणे ट्रांसपोर्ट सर्विस के पुणे ऑफिस में आके यहां पर रखी गया, ऑफिस में उतर गया, गोदाम में उतर गया कि जब आएगा जो भी कलेक्ट करने तब उसको दे देंगे। तो भी वो माल जब तक इधर पड़ा हुआ है वो अभी तक ट्रांजिट में ही है। ट्रांजिट का एक्चुअल मीनिंग समझ में आया रे तुम लोग को? ट्रांजिट का एक्चुअल मीनिंग समझ में आया क्या तुम लोग को? ट्रांजिट का एक्चुअल मीनिंग समझ में आया रे तुम लोग को? ये मत समझना कि जब माल मूव हो रहा होगा तो ही वो ट्रांजिट में, नहीं। मैंने जब उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एक उसके ऑफिस में भी छोड़ दिया ना, तो भी ट्रांजिट चालू हो जाएगा। और सामने वाली जगह पे भी उसी के कंट्रोल में ऑफिस में पड़ा हुआ है, तब तक भी वो ट्रांजिट में है। और डिटेल में डिस्कस करूंगा, बस प्राइमरी बताया है मैंने अभी, ठीक है? तो सर तो सर ट्रांजिट में है अभी। सर, तो ये ट्रांजिट का पीरियड यहां से लेके यहां तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अनपेड सेलर के पास में एक राइट होता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये माल को, जब तक माल ट्रांजिट में है तब तक रुकवा सकता है कि बायर को मत देना, या जो भी कलेक्ट करना है उसको मत देना, ठीक है? तो सर, पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रांजिट जो है ना, वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट तभी एक्सरसाइज किया जा सकता है जब माल पहली बार ट्रांजिट में हो, और दूसरी असेंशियल कंडीशन, ओनली एंड ओनली दूसरी असेंशियल कंडीशन, बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो। अरे यार, हमने तो माल उसको भेज दिया और बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, और बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है? तो उस केस में जब पता पड़ जाता है अनपेड सेलर को, भैया माल रोक दे, कैरियर माल रोक दे, माल दे मत देना, नहीं तो इंसॉल्वेंट आदमी के पास में चला गया तो फिर तकलीफ हो जाएगी भाई, ठीक है? फिर पैसा आना कोई कोई वो तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो अनपेड सेलर के पास में राइट अगेंस्ट द गुड्स में सेकंड क्या आता है? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट।
क्या ये ट्रांजिट और कब एप्लीकेबल होता है? जब माल ट्रांजिट में हो और बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो ही एप्लीकेबल होता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो सर एक तो अपन ने राइट ऑफ लियन पढ़ लिया, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट पढ़ लिया। सर राइट ऑफ लियन कब एक्सरसाइज किया जा सकता है? जब सेलर अनपेड, दोनों ही, जब सेलर अनपेड सेलर हो तब। दूसरा कि सर ये तो होता है राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, जब तक कि पैसा नहीं मिल जाए मैं अपने पास में माल को रिटेन करके रख लूं। और ये होता है राइट टू रीगेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, वापस रीगेन। मैंने जो माल का पोजेशन छोड़ दिया था तो राइट ऑफ लियन मेरा छूट गया, तो पर अभी तक स्टॉक ट्रांजिट चल रहा है और उतने में बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो मैं रीगेन करना पसंद करूंगा द पोजेशन ऑफ द गुड्स। राइट टू रिटेन, राइट टू रीगेन, ऐसा भी होता है। राइट ऑफ लियन क्वेश्चन आता है, राइट ऑफ लियन इज अ राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, right of lien is a right to regain the possession of the goods। क्या ये समझ गए? यस सर। दूसरा होता है कि सर जहां पर राइट ऑफ लियन खत्म होता है, क्योंकि मैंने अपना माल ट्रांसपोर्टर को दिया, वहां पर राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट चालू हो जाता है। क्योंकि जब राइट ऑफ लियन खत्म होगा, मैं माल अपने पास से निकाल के ट्रांसपोर्टर या किसी और को दूंगा, तभी तो स्टॉपेज एंड ट्रांजिट की प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो जहां पर राइट ऑफ लियन खत्म होता है वहीं पर राइट ऑफ लियन इज स्टॉपेज एंड ट्रांजिट चालू होता है। क्या ये दूसरा पॉइंट समझ में आया? यस सर। ठीक है। अच्छा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एक्सरसाइज किया जा सकता है? कि सर केवल तब जब बायर इंसॉल्वेंट हो रहा हो और माल जो है वो अभी तक ट्रांजिट में पड़ा हो। यदि बायर या कोई उससे आके माल लेके चला गया तो ट्रांजिट वहीं खत्म हो जाएगा। और भी तरीके होते हैं ट्रांजिट खत्म होने के, जब टॉपिक आएगा तब डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो सर और राइट ऑफ लियन कब कब एक्सरसाइज किया जा सकता है? कि सर अभी तक सेलर अनपेड सेलर हो, बायर चाहे सॉल्वेंट हो या बायर चाहे इंसॉल्वेंट हो, दोनों ही केसेस में राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज किया जा सकता है। दोनों ही केसेस में राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज किया जा सकता है। बोलो जी, समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? यस। ठीक है। चलिए 1 मिनट दीजिए मेरे को। ये अपन अपने राइट ऑफ लियन हो गया, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो गया। तीसरा राइट होता है राइट ऑफ रीसेल। रीसेल क्या होता है? आप भी समझते हो, सेलर है, अनपेड सेलर है, पैसा मिल नहीं रहा है, बार बार बोल रहा है पैसा दे दे, तो क्या जीवन भर अपने पास ही पकड़ के रखेगा? क्या नहीं सर, वापस रीसेल करेगा ना, ताकि अपना पैसा खड़ा कर सके। ये सर ऐसे ही मजे मजे में नहीं कर सकता, इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी अनपेड सेलर को। ठीक है। तो पर तीसरा राइट अगेंस्ट द गुड्स क्या है? राइट ऑफ रीसेल। तो ये तो तीनों में ही कॉमन है, चाहे गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी हो बायर को चाहे नहीं की हो, ये तीनों एक्सरसाइज कर सकते हैं। चौथा है जो केवल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की हो तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट ऑफ विद होल्डिंग द डिलीवरी। मैं तेरे को डिलीवरी तब तक दूंगा ही नहीं जब तक पेमेंट नहीं आएगा। अरे यार ये तो वैसा ही है जैसे कि राइट ऑफ लियन है। ठीक है, इसलिए इसमें कुछ अलग नहीं है। तो इसको अभी अपन पढ़ना चालू करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। हाँ जी, पढ़ना स्टार्ट करें। राइट ऑफ लियन, यस सर। राइट ऑफ लियन पढ़ भाई, दक्ष अग्रवाल। Yes, sir. Right of lien, section 47. A lien is a right to retain the possession of goods until some claim due against is satisfied. An unpaid seller of good who is in possession of such goods has right to retain them. Full payment of price is made or tendered to him. ठीक है।
सो अ लियन इज अ राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स अंटिल सम क्लेम, भाई मेरा पैसा बाकी है दे दे तो मैं ये पोजेशन दूं तेरे को। राइट ऑफ लियन टू रिटेन, ठीक है ये याद रखना। अंटिल सम जो भी पैसा बाकी है वो मिल जाए। अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हु इज इन पोजेशन ऑफ सच गुड्स हैज राइट टू रिटेन देम, फुल पेमेंट ऑफ प्राइस इज मेड और टेंडर्ड टू हिम, ठीक है। अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन इन द फॉलोइंग केसेस। सर लियन का राइट कब कब एक्सरसाइज किया जा सकता है, पढ़ भाई। where goods have been sold without any stipulation as to credit. Second, where goods have been sold on credit but the terms of credit has expired. Third, where the buyer becomes insolvent. ठीक है सर। तो चाहे बायर सॉल्वेंट है इंसॉल्वेंट है सर, दोनों ही समय में राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज किया जा सकता है। व्हेन द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट तब भी कर सकते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि जब सॉल्वेंट है तब नहीं कर सकते। तो सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है तब भी कर सकते हो, ठीक है। सो अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन इन द फॉलोइंग केसेस वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट। बायर को सेलर ने बायर को माल दिया है, कोई क्रेडिट पीरियड की कोई बात ही नहीं हुई है। तो सर अब ये पैसा जब तक नहीं देगा और माल लकीली इसके पास में ही है तो अपने पास तब तक रिटेन करके रख सकता है जब तक पैसा नहीं आ जाए, राइट ऑफ लियन व्हेन देयर इज नो स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट। सेकंड, सर क्रेडिट पीरियड तो दिया, मान लीजिए 10 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया था या 2 महीने का दिया था, वॉट एवर इट इज। सर somehow luckily somehow the goods are still with the seller, और ये 10 दिन का पीरियड खत्म हो गया और अभी भी माल सेलर के पास में है। कई बार ऐसा होता है वो बाहर लेने ही नहीं आता है, ठीक है, या ले जाना भूल जाता है या बोलता है ठीक है बाद में कलेक्ट कर लूंगा। somehow जो क्रेडिट पीरियड दिया था वो एक्सपायर हो गया और माल अभी तक सेलर के पास में ही फिजिकल पोजीशन पड़ा हुआ है, तो क्या वो अपना राइट ऑफ लेन एक्सरसाइज कर सकता है? यस सर, सेकंड पॉइंट, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट but the terms of credit is expired and still the mal is in the possession, ठीक है। थर्ड, where the buyer becomes insolvent, where the buyer becomes insolvent। सर वो इंसॉल्वेंट हो रहा है और माल अभी तक मेरे पास में, मैं अपना राइट ऑफ लेन एक्सरसाइज कर सकता हूँ। वो सॉल्वेंट भी है तो ऊपर में दोनों में मैं कर ही सकता हूँ। इंसॉल्वेंट बन गया तो और माल मेरे पास में तो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल पढ़ना भाई। Yes, sir. Example, A sold certain goods to B for price of rupees 50,000 and allowed him to pay the price within 1 month. B becomes insolvent during this period of credit. A, the unpaid seller can exercise the right of lien. ठीक है, थर्ड पॉइंट का एग्जांपल दे रहे हैं। जनरल रूल्स एज टू लियन, लियन के राइट के लिए कुछ जनरल बातें पढ़ भाई। The seller must be in possession of goods. इसमें कोई It is प्रॉब्लम नहीं not. है, सेलर पोजेशन ऑफ गुड्स में होंगे तभी तो आप राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज रिटेन कर पाओगे। पोजेशन में ही नहीं है तो जैसे ही पोजेशन छूटा वैसे ही राइट ऑफ लियन छूट गया आपका। सेकंड, It is not necessary that he should possesses the goods as owners. He, which is seller, may have possession of goods as an agent or bailey for the buyer. ठीक है सर, ये बात मैंने आपको बताई थी, ये कतई जरूरी नहीं है, ये कतई जरूरी नहीं है कि सेलर जो है वो सेलर की कैपेसिटी में ही राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करे। बायर ने अपना माल इसके पास में एज अ बेली छोड़ा हुआ है या फिर बायर का ही एजेंट के तौर पे इसके पास में है, किसी भी कैपेसिटी में इसके पास में, किसी भी कैपेसिटी में यदि इसके पास में माल है, ये अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। बस जरूरी बात क्या है, माल का फिजिकल पोजेशन होना चाहिए। थर्ड, Part delivery of goods does not imply that the seller has waived the lien. The seller can exercise lien on remaining goods. Section 48. देखो 1000 क्वांटिटी देनी थी सेलर को बायर को, अभी तक 500 ही दी, बाकी 500 इसके पास में पड़ी, तो पार्ट गुड्स पे भी राइट ऑफ लेन एक्सरसाइज किया जा सकता है पेमेंट के लिए अनपेड सेलर के द्वारा, ठीक है। फोर्थ, Seller can retain goods only if the price of goods is unpaid and not the other expenses, that is maintenance charges, repair charges, etc.
only for the price of the goods, not for other charges like these. इनके लिए वो गुड्स को अपने पास में रोक के नहीं रख सकता है। ठीक है जी, चलिए लियन पढ़ लिया। अब टर्मिनेशन कब होगा, राइट लियन के राइट का लॉस कब हो जाएगा, कब राइट ऑफ लियन खत्म हो जाएगा? सर द सेलर अनपेड सेलर लूजेस द राइट ऑफ लियन इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट, where goods are delivered to the carrier or the other bailee by the seller for the purpose of transmission to the buyer without reserving the rights of disposal of the goods. ये देखो ये लाइन बड़ी अच्छी है, ये लाइन बड़ी अच्छी है। विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर और अदर बेली। सर गुड्स सेलर ने किसी कैरियर को दे दिए हैं या कोई दूसरे बेली को दे दिए हैं माल बायर तक पहुंचाने के लिए, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। वो जो ट्रांसपोर्टर पावती देता है ना, वो उसने अपने पास में ही रख ली है कि मैं ही छुड़ा सकता हूँ, यानी कि इनडायरेक्टली माल अभी भी उसके पोजेशन में है, तब तो राइट ऑफ लियन लूज नहीं होगा। लेकिन विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, उसने where the goods are delivered to the carrier or other valley by the seller for the purpose of transmission to the buyer। ठीक है, तो फिर ऐसा कुछ रिजर्वेशन नहीं रखा है, तो फिर सर अब उसका राइट ऑफ लियन लूज हो जाएगा। ऋचा जी बोलिए क्या हुआ? सर आप ये पॉइंट का स्टार्टिंग वाला थोड़ा वापस समझाओगे कि आपकी आवाज क्रैक हो रही थी। अच्छा, इसी का फर्स्ट पॉइंट का ही हाँ सर। अपन कह रहे हैं कि सर राइट ऑफ लियन क्या होता है ये पढ़ लिया, राइट ऑफ लियन कब कब मिलता है ये पढ़ लिया, राइट ऑफ लियन खत्म कैसे हो जाता है वो पढ़ रहे हैं अपन। तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं अब अपन, उसमें 1 2 3 पॉइंट्स है। ठीक है सर। सर टर्मिनेट कैसे होता है राइट ऑफ लियन? कि सर इन केसेस में मैंने माल, सेलर ने माल बायर तक पहुंचाने के लिए या तो किसी ट्रांसपोर्टर को पकड़ा दिया, या फिर किसी दूसरे बेली को पकड़ा दिया, या तो किसी ट्रांसपोर्टर को या दूसरे बेली को पकड़ा दिया, तो माल का फिजिकल पोजीशन मेरे पास से निकल गया या नहीं निकल गया रिचा? यस सर निकल गया। तो फिर अब क्या सेलर, जब फिजिकल पोजीशन लूज हो गया तो राइट ऑफ लियन भी लूज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ सर, बिकॉज राइट ऑफ लियन इज एसोसिएटेड विद फिजिकल पोजीशन, अपने पास रखने से एसोसिएटेड होता है। तो सर जैसे ही आपने किसी ट्रांसपोर्टर या बेली को माल पकड़ाया, आपका राइट ऑफ लियन खत्म हो गया, एक्सेप्ट वन सिचुएशन। सर ट्रांसपोर्टर ने आपको जो पावती या जो भी दी थी, जिसको दिखा के माल छुड़ाना था, वो आपने अपने पास या अपने एजेंट के पास में रखवा दी, तो यानी कि माल पे फिजिकली कंट्रोल अभी भी आपका ही रहेगा ना, चाहे माल अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच भी जाए तो? यस सर। तो उस केस में आपका राइट ऑफ लियन लूज नहीं होगा, जहां यू हैव रिजर्व्ड योर राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। सेलर हैज रिजर्व्ड हिज राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, पावती अपने पास में ही रख ली। ठीक है, लेकिन यदि सेलर ने विदाउट रिजर्विंग हिज राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स माल किसी सेलर या बेली, किसी ट्रांसपोर्टर या बेली को पकड़ा दिया, जाओ भाई बायर तक माल दो, तो फिर उसका राइट ऑफ लियन पक्के से पक्का निकल गया है नहीं निकल गया? यस सर निकल गया। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया रिचा और सबको? यस। वापस समझाऊं क्या रे एंसल? हाँ सर। चर्च जाके आ गया? हाँ सर। ठीक है फिर, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, कब राइट ऑफ लियन लॉस्ट हो जाता है। सेकंड पॉइंट पढ़ भाई। Where buyer or his agent lawfully obtains possession of the goods. सर जहां पर बायर या उसके एजेंट कानूनी प्रक्रिया के तहत लॉफुली पोजेशन ऑफ गुड्स ऑब्टेन कर लेते हैं, होता है कई बार ऐसा। ठीक है, कई बार होता है। तो बायर या किसी एजेंट ने, बायर के एजेंट ने कोई आपसे छीना झपटी करके नहीं, लॉफुली आपसे गुड्स का पोजेशन लिया, आपका राइट ऑफ लियन खत्म। थर्ड, Where the seller has waived the right of lien. सेलर कहता है छोड़ दिया मैंने राइट ऑफ लियन, छोड़ दो, मेरे को नहीं चाहिए।
इसमें क्या ही पढ़ाऊँ मैं आपको, तो राइट ऑफ लियन खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, By estoppel, that is where the seller so conducts himself that he leads the third party to believe that the lien does not exist. बाय ईस्टॉपल, दैट इज, ईस्टॉपल का नियम क्या होता है रे? ईस्टॉपल का नियम होता है जब आपने अपने ही कंडक्ट से किसी को विश्वास दिला दिया तो बाद में आप डिनाई नहीं कर सकते। तो जहां सेलर ने अपना ऐसा कंडक्ट रखा कि वो किसी थर्ड पार्टी को ये बिलीव करवा देता है कि मेरा कोई राइट ऑफ लियन नहीं है, भले ही माल उसके पास में था, तो फिर अब उसका राइट ऑफ लियन लॉस्ट हो जाता है। कैसे आओ बताता हूँ। ये सेलर है, ये बायर है, ठीक है, बायर नंबर 1 है। सेलर ने अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करके रखा हुआ है, पर बायर अनपेड सेलर है, बायर से पैसा दिया नहीं जा रहा है। तो बायर ने सेलर को बोला कि नहीं देखो मेरे से पैसा नहीं दिया जा रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं एक किसी और को माल बेचने के लिए लेके आऊंगा, आप उसको बोल देना कि हाँ माल इसी का है, मेरा कोई राइट ऑफ लियन नहीं, तो वो मुझसे खरीद लेगा, तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। तो सेलर ने कहा ओके। फिर बायर नंबर 1 और बायर नंबर 2 दोनों साथ में यहाँ पर आए। जैसा कि पूर्व प्रायोजित था, सेलर ने बोल दिया नहीं नहीं साहब मेरा कोई राइट ऑफ लियन नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है इनका माल अपने पास। तो जब इसने खुद ने थर्ड पार्टी के सामने ये रिप्रेजेंट कर दिया कि इसका कोई राइट ऑफ लियन नहीं, सो आफ्टरवर्ड्स क्या ये बोल सकता है कि मेरा राइट ऑफ लियन है? नहीं, ही विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम सेइंग दैट आई हैव माय राइट ऑफ लियन। ठीक है, तो फिर वहां पर इसका राइट ऑफ लियन खत्म हो जाएगा। तो ये चारों पॉइंट समझ में आए? यस सर। तो लियन पे पूरा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज राइट ऑफ लियन? राइट ऑफ लियन इज अ राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। कब कब ये राइट, जनरल रूल्स क्या है राइट ऑफ लियन के, कब ये राइट ऑफ लियन लॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, पूरा क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में आता है, बहुत अच्छे से याद करना। अनपेड सेलर एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, ध्यान रखना। राइट ऑफ लियन समझ में आ गया? बोलिए यस और नो। राइट ऑफ लियन समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आज क्लास में कम जने कैसे आए? वो कहाँ पर है अपना देवांश, और वो कहाँ पर है राघव काबरा? श्रेया बियानी घर पहुंच गई तू? बियानी साहब नहीं पहुंचे। चलो भाई सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो, तो आगे का फिनिश करते हैं फिर।